नमस्कार साथियों। हम लोगों ने विधानसभा को समझा था, उस पे थोड़ा थ्योरी समझी थी और उसके बाद हम लोगों ने उसके सवाल भी किए थे। मैंने आपसे कहा था विधानसभा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे सवालों को अगर हम हल करेंगे तो इसके माध्यम से थोड़ा चीज़ों को हमको जानकारी भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि आयोग का क्या स्टैंडर्ड है, वो किस प्रकार के सवाल हमसे पूछा करता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चंस का ये लास्ट पार्ट है। और करीब करीब हमने पर्याप्त मात्रा में करीब 30-40 सवाल इस पे हम हल कर लिए हैं, जिससे हमको एक ओवरव्यू मिल गया है कि विधानसभा पे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए आज देखते हैं क्या सवाल है। पहला है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी, अब उसको कंबाइंड रूप से यहाँ लागू करना है। यही चीज यहाँ पर है। तो आपने जब राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उस पर साफ साफ लिखा है कि उसमें चुने हुए लोग लोकसभा के, राज्यसभा के, इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा के, विधान परिषद है जहां पर विधान परिषद के कोई सदस्य नहीं जाएगा चुनाव में, लेकिन राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य जाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी मैंने आपको बताया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग शामिल होते हैं, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। तो दो इसमें नहीं होना चाहिए, दो इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो आपका आंसर जो है बी निकल आया। अब आपको ये पता भी हो ना भी पता हो, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के लोग चुना करते हैं, ठीक है। और राज्य विधान परिषद को भी विधानसभा के लोग चुना करते हैं। विधान परिषद के चुनाव के लिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो उसमें से 36 सीटें विधानसभा के सदस्य चुना करते हैं। स्थानीय निकाय जिसका चुनाव इस बार हुआ था उसकी 36 सीटें चुना करते हैं। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 8 सीटें हैं और राज्यपाल भी करीब 8 से 10 सीटें वो चूज करते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रकार से बंटवारा है, ये काफी डीप है, आपको इतना नहीं जाना है। ये चूंकि इस बार चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है 36 सीटों पर, ठीक है ना। स्थानीय निकाय का मतलब ये हुआ कि विधान परिषद में स्थानीय निकाय से जो चुनकर आएंगे वो केवल 36 सीटें हैं। तो यहाँ पर विधान परिषद में भी विधानसभा के लोग जो चुने हुए होते हैं वो अपना वोट डालते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भी डालते हैं और भारत के राष्ट्रपति के लिए भी डालते हैं। तो ये आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में ये कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको देखना है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए संबोधन करता है। ज्वाइंट सेशन करता है राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद का मिलाकर ज्वाइंट सेशन करते हैं और बताया करते हैं कि राज्य सरकार की क्या स्कीम है, सरकार का क्या इंटेंशन है, इस वर्ष किस तरीके से काम होने वाला है। तो ये सत्य बात है, राष्ट्रपति भी किया करते हैं और आपके राज्य के मामले में राज्यपाल करेंगे। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधान मंडल के पास कोई नियम नहीं होते हैं तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन किया जाता है। ये भी सत्य बात है, साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा किया जाना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आपने पढ़ा ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएं, आपको एक तो पता है तो आपने एक का आंसर तो लगा दिया, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो काट दीजिए, ठीक है। 50-50 में आप आ गए हैं, तो अब आपको हल जरूर करना है इसको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सेकंड वाले में। देखिए, जब कोई भी नियम हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए होंगे वही लागू करने हैं। अगर राज्य सरकार के पास खुद के कोई नियम नहीं है या आज तक किसी भी संदर्भ में कोई बात नहीं हुई हो तो वो मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार का ही विषय है, ठीक है। जैसे एलियन आ गए तो एलियन सब्जेक्ट तो कहीं लिखा नहीं है, तो एलियन माना जाएगा कि केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। तो ऐसी कोई भी चीजें जो संविधान में नहीं लिखी हैं वो माना जाएगा संसद के पावर के अंतर्गत आती है। तो अगर राज्य में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको माना जाएगा, अगर विधानसभा की बात है तो लोकसभा के नियम के तहत होगा और विधान परिषद की बात है तो राज्यसभा के नियम के तहत होगा। तो ये आपका सामान्य सा गैस है, आप अगर एक भी लगाएंगे तो भी कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन हल जरूर करना है इसको। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन को समझाते हुए बताया था, कोई भी धन विधेयक को तो केवल 14 दिन रोक सकती है, राज्यसभा भी और विधान परिषद भी।
लेकिन विधान परिषद थोड़ा सा पावर कम हो जाती है राज्यसभा के मामले में। राज्यसभा में टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, केवल धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक में। विधान परिषद में टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अगर विधानसभा ने कोई बिल पारित कर दिया है धन विधेयक को छोड़कर, तो मैक्सिमम वो एक बार में, मान लीजिए आज बिल गया तो वो मैक्सिमम 3 माह तक उसमें कोई ना कोई उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर 3 माह में वो नहीं लेती है तो फिर विधानसभा ने अगर वही बिल दोबारा पारित कर दिया तो नेक्स्ट बार में, सेकेंड बार में वो मैक्सिमम 1 माह तक वह बिल रोक सकती है। उसके बाद उसको पारित माना जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना समय रोक सकती है? 4। तो यहाँ पर आंसर 4 माह इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल बनाने वाला है उसने 3 माह जानबूझ कर डाला कि आप तुरंत देखें 3 विधेयक तुरंत और आंसर लगा दें। लेकिन उसने पूछा है कि कितना रोक सकता है, किस अवधि तक रोक सकता है, तो 4 माह। अगर 3 माह 4 माह दोनों दिए हैं तो 4 माह आपको आंसर लगाना है, याद रखिएगा। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए, अब जैसे आपने देखा होगा जब बिल क्या कहते हैं बजट पास हो रहा होता है तो बकायदा जो वित्त मंत्री होते हैं बकायदा एक सूटकेस लेकर आते हैं और वो बजट पास करते हैं। तो अगर बजट पहले ओपन हो जाए तो आप जान सकते हैं वित्तीय मामला है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये गोपनीय, बहुत गोपनीय होता है। इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अगर ये गोपनीयता खुलती है तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। वित्त मंत्री इसका सर्वोपरि होता है, वित्त मंत्री इसको त्याग पत्र उसको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, देखिए राष्ट्रपति के मामले में मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक जो है वो तभी पास किया जाएगा, उसको पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है, संतुष्टि ली जाती है। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल से लिया जाता है वही वही संतुष्टि कि हाँ राज्यपाल जी ने कहा कि हाँ ठीक है ये सही ला रहे हो बजट, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो कोई परिवर्तन कर देता है तो राष्ट्रपति भी उसको कैंसिल कर सकते हैं और राज्यपाल भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। राज्यपाल के पास तो एक ऑप्शन भी है कि वो संरक्षित रख सकते हैं, सॉरी इस पे तो वो भी कैंसिल करेंगे, इसके लिए कोई नियम नहीं है राज्यपाल के पास। दोनों में सेम लागू होता है, उसको पास करना ही करना है या कैंसिल करना है। तो बिना संतुति के, तो राज्य के मामले में राज्यपाल की संतुति के बगैर धन विधेयक नहीं लाया जाएगा। राज्यपाल को पहले दिखाया जाएगा कि हम इस प्रकार का धन विधेयक पेश कर रहे हैं, तो राज्यपाल कहेंगे हाँ ठीक है। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए दिखाने के बाद कोई परिवर्तन किया जाता है और राज्यपाल को लगता है कि परिवर्तन जो है वो राज्य हित में या देश हित में नहीं है, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये पावरफुल है। तो राज्य के मामले में राज्य विधानसभा की बात हो रही तो राज्य के राज्यपाल करेंगे, और यही केंद्र की बात होती तो केंद्र में राष्ट्रपति हो जाते। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए 166 में क्या बोला गया है? 166 में बोला गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो राज्य का राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री चुनेगा और मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम है 164 में। ठीक है, अनुच्छेद 164 में बोला गया है कि राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी की शपथ भी हुई थी, तो राज्यपाल जी ने शपथ दिलाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न पोर्टफोलियो जो है मंत्रियों को दिए थे, कोई पीडब्ल्यूडी बना, कोई संस्कृति मंत्रालय संभाल रहा, तो इस प्रकार से चीजें हुई थी। तो ये अनुच्छेद 164 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ये 166 दूसरा है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मिनिस्टर किस समय तक रह सकता है? तो आपको पता है कि अगर वो चुना नहीं गया है, चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन वो मिनिस्टर रहना चाहता है तो मैक्सिमम 6 माह तक वो रह सकता है। 6 माह के अंतर्गत उसको दोनों सदनों में से, अगर राज्य में दोनों सदन है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो दोनों सदन है, भारत के केवल 6 राज्यों में दोनों सदन है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से तो आपको अगर दोनों सदन है तो किसी भी सदन का उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 माह के अंतर्गत। अगर 6 माह में वो ऐसा नहीं कर पाता है तो स्वतः ही उसको सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी, और सदस्यता अगर समाप्त होगी तो वो मिनिस्टर पद में नहीं रह सकता। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो वही मैं आपको बता रहा था, 166 नहीं, वो 167 है। 167 में बोला जाता है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा कि वह राज्यपाल
उससे कोई सूचना मांगना चाहेगा तो राज्यपाल को सूचित करेंगे, और मुख्यमंत्री समय समय पर सरकार द्वारा क्या नियम बनाए जा रहे हैं या क्या प्रयास किया जा रहा है उसकी सूचना राज्यपाल को वो समय समय पर देंगे। तो ये आपका धारा 167 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 167 में, ये आपको याद रखिए। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? सामान्य सिविल कोड समझ रहे हैं ना आप? ठीक है ना? कॉमन सिविल कोड, ट्रिपल सी, ठीक है ना? तो कॉमन सिविल कोड बड़ा बहस चल रहा है इस पे कि जो अनुच्छेद 42 है, आई थिंक, जिसमें बोला गया है कि सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए, धार्मिक कानून समान होने चाहिए। तो कौन सा एकमात्र राज्य? तो एक्चुअली में गोवा भारत में 1961 में इसको आजादी मिली थी भारत में, पुर्तगालियों को भगाया था ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार ने। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का रूल था, तो पुर्तगालियों के जो सिविल कोड थे वो आज भी यहाँ पर लागू हैं, वो हटाए नहीं गए हैं, उसी में समान सिविल कोड लागू है। तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी नागरिक हैं, धर्म जाति उन पर वो लागू नहीं होती है, धर्म जाति को अतिरिक्त करके सभी को समान रूप से कानून वहां पर लागू है, धार्मिक। ठीक है, गोवा ऐसा राज्य है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई है? तो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन हुई थी? वो हुई थी स्वर कोकला, मैं थोड़ा सा, सरोजनी नायडू हुई थी। और ऐसे ही भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की वो हुई थी सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की चौथी ये मंत्री बनी थी, फोर्थ मिनिस्टर थी, और उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, और पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद राज्य के सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं अलाउंसेस का निर्धारण किया जाता है। तो कौन करता है राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन? ये वेतन और अलाउंसेस राज्य विधानसभा द्वारा तय किया जाता है। एक बार तय कर दिया गया तो अगले 5 साल तक वही रहता है, फिक्स रहता है, या बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो राज्य विधानसभा बाकायदा इस पर बहस होती है, और हालांकि बहस नाम मात्र की होती है, वेतन और अलाउंसेस बढ़ाने के लिए तो तत्काल सहमति बन सकती है। ठीक है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था धन विधेयक के बारे में, जिसमें टैक्स वगैरह की बातचीत होती है, और स्पीकर अगर लिख दे कि ये धन विधेयक है तो धन विधेयक माना जाएगा, वही अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। दोनों सदनों में परस्पर एक साथ है नहीं, केवल विधानसभा में उसको पास किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में लाया जाएगा, और उसी प्रकार से राज्य के मामले में राज्य विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। ये जो सरकार होती है उसका एकमात्र अधिकार होता है, वो धन विधेयक ला सकती है, और जो दूसरा सदन है वो केवल 14 दिन तक उसको रोक सकता है। अगर 14 दिन में वो अपना वापस नहीं कर सकता, मतलब सहमति या असहमति या कोई संशोधन उसमें पारित नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो दूसरा सदन है विधान परिषद या केंद्र के मामले में राज्यसभा, उन्होंने बिल पारित कर दिया है। तो यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पर विधान परिषद से वो पारित माना जाएगा 14 दिन के अंतर्गत। तो ये केवल विधानसभा में लाया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये हम लोगों ने सवाल कर लिए, इतने ही सवाल पूछे गए, इतना ही सटीक सवाल पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इससे ज्यादा बहुत बाहरी नहीं जाता है सवाल, कुछ आपको करंट से संबंधित चीजें भी इसमें जोड़नी पड़ सकती हैं। अगर आपको दिखाई देता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो वो इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक एक्चुअली में आज बड़ा करंट का मुद्दा चल रहा है, थोड़ा सा अल्पसंख्यक का मुद्दा चल रहा है बहुत, है ना? काफी विवाद चल रहा है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहता, आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना था, 2007 या 8 के आसपास है की बात, 2004 में आंध्र प्रदेश ने एक बिल लाया था बकायदा। उसमें बोला गया था कि जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की बात की थी, आरक्षण उनका बढ़ाया था, नौकरियों में बढ़ाया था। तो उसी प्रकार से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी बहस चलती रहती है कि मराठियों के लिए आरक्षण हो, और तमिलनाडु में तमिलों के लिए हो। तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने मुसलमानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, मुस्लिमों के लिए वहां पर ये आरक्षण की लागू करने की बात की थी। तो ये बस याद रख लीजिएगा, कहीं मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा शायद काम आ जाए कभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक के मामले में आंध्र प्रदेश ने पहला ये कदम उठाया था, अपने यहाँ के अल्पसंख्यक जो। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था विधानसभा को। विधानसभा हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बाद उसके सवालों को देखेंगे, और साथ में फिर वित्त आयोग वगैरह
धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट है फिल को खत्म कर लेंगे हम अगले 3 से 4 लेक्चर में, 5 लेक्चर में। उसके बाद मुझे लगेगा कुछ सवालों को माध्यम से आपको समझाना है, तो सवालों के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझा दी जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।